शक्ति मन में हो न हो, मन से जो हार न माने, परास्त उसका कभी नहीं होता। ये चाणक्य नीति है। और एक शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को इसी फिलॉसफी के साथ, इसी नीति के साथ आगे ले जा रहा है। 4 राज्य, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, और अब उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती नई दिल्ली की। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी मौजूद हैं। कैंपेन ट्रेल, जगह जगह पर लोगों से मिलना, उनसे भारतीय जनता पार्टी का दिल उनमें काबिज हो और दिल्ली का दिल इनके हाथ में आ जाए, इसकी पूरी जंग वो लड़ रहे हैं शिद्दत से। अमित शाह साहब, जम्मू कश्मीर के लिए आपने कहा था मिशन 44, दिल्ली के लिए मिशन का नाम क्या दे रहे हैं? देखिए, जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, हम कंफर्टेबल मार्जिन से जीत रहे हैं और धीरे धीरे हमारा कैंपेन और हमारी रणनीति 2/3 बहुमत की ओर गंभीरता से आगे चल रही है। मुझे भरोसा है कि चुनाव समाप्त होने तक, मतदान की तिथि तक 2/3 बहुमत के आसपास भारतीय जनता पार्टी निश्चित पहुंच जाएगी। जी, लेकिन 4 राज्यों में आपकी रणनीति थी कि पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही भरोसा था। दिल्ली में रणनीति बदलने की वजह क्या रही? कोई व्यक्ति था? वजह क्या रही? नहीं, यहाँ पर रणनीति बदलने की कोई वजह है ऐसी बात नहीं है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के काफी नेता केंद्र में संसद मंत्री बने, संसद सभ्य बने, और एक टाइप से थोड़ा वैक्यूम सा बन रहा था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव दिल्ली में भी मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। मगर यहाँ पर हमने तय किया, सबने सोचकर, एक रणनीतिक फैसला है कि किरण बेदी जी को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाना। आपने अभी मंच पर कहा कि किरण बेदी का नाम जैसे ही हमने ऐलान किया, खलबली मच गई। किसमें खलबली मच गई? आप पार्टी में। अरविंद केजरीवाल भी वजह है क्या रणनीति बदलने के पीछे? जी नहीं। दिल्ली अलग है क्या बाकी राज्यों से? दिल्ली निश्चित रूप से अलग है। ज्यादातर इलाका शहरी इलाका है और पूरे देश के लोग यहाँ पर बसते हैं। तो जो परंपरागत राजनीति होती है, उससे थोड़ी हटकर राजनीति यहाँ पर होती है, और यहाँ रणनीति भी उससे हटकर। अरविंद केजरीवाल, जब आप रणनीति बनाते हैं, चाणक्य के रूप में आपको कहा जाता है, अब जब आप रणनीति बनाते हैं तो वो शख्स क्या हावी हो पाता है कि उसकी ये स्ट्रैटेजी है तो अब उसको काउंटर ऐसे करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो मुझे चाणक्य जी के साथ बहुत बड़े, चाणक्य बहुत बड़े महान व्यक्ति थे। मैं कभी दावा नहीं करता कि मैं उनके कुछ नजदीक भी जा सकूं, इसलिए चाणक्य के साथ मुझे मत जुड़ी। और जहाँ तक रणनीति का सवाल है, स्वाभाविक रूप से जब रणनीति बनाते हैं तो विपक्षी पार्टी के सभी नेता रणनीति बनाने का एक हिस्सा होते हैं। सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर जगह पे होते हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं तो हमें पवार साहब का जो स्ट्रेंथ है वो कंसीडर करना पड़ेगा, पृथ्वीराज चौहान की स्ट्रेंथ को कंसीडर करना पड़ेगा। झारखंड जाएंगे तो गुरु जी के स्ट्रेंथ को कंसीडर करके ही रणनीति बनानी पड़ेगी। इसी तरह से दिल्ली में भी जो विपक्ष के नेता हैं, हमारे सामने जिनको चुनाव लड़ना है, जनता के सामने पेश होना है, उनको रणनीति के अंदर स्थान देकर ही रणनीति बनाई जा सकती है। लेकिन जिस पोस्टर की वजह से अब इतना वो बवाल मचा रहे हैं कि क्यों बच्चों की कसम को और पीछे में अन्ना जी को माला पहना कर बना दिया, उस पर क्या कहेंगे? क्या वो सही है? क्या राजनीति का स्तर इससे गिरता है? मुझे भी हर रोज 2000 लोग माला पहनाते हैं, केजरीवाल जी को पहनाते हैं, तो उससे हम मुहूर्त घोषित हो जाते हैं। ऐसी कोई परंपरा नहीं, कहाँ से उठाकर ये परंपरा लेकर आए मुझे मालूम। माला पहनाना किसी भी बड़े व्यक्ति के फोटो पर माला पहनना हमारी परंपरा है, इसको मृत्यु के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपने कहा कि चाणक्य मत बोलिए मुझे, लेकिन अरुण जेटली भी कहते हैं कि जब आप किसी राज्य में चुनाव के लिए उतरते हैं तो सबको झोंक देते हैं। वो स्टाइल क्या है, वो यूएसपी क्या है, जितना आप अपने आप को पहचान पाए हैं इन 4 राज्यों के अनुभव से? इसमें सिर्फ जीत एक कारण नहीं है। मैं राजनीति के अंदर, लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर चुनाव को लोक संपर्क का एक जरिया मानता हूँ, एक माध्यम मानता हूँ। चुनाव हम सब लोगों के लिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, हमारी विचारधारा को एक्सपांड करने का, लोगों को उसका परिचय कराने का, हमारे नेता के विचारों को सटीक तरीके से लोगों के साथ पहुंचाने का और मेरी सरकार के अच्छे कामों को लोगों को तक पहुंचाने का एक मौका है। और एक पायस
पवित्र प्रक्रिया जो संविधान ने तय की है वो है, इसका हम दिल से सम्मान करते हैं। और जीतने के लिए भी जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुँचाया जाए। तो उसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी ताकत से चुनाव लड़े, पूरी ताकत से ही लड़ना चाहिए। अब किसी के पास संगठन नहीं है तो वो हमारा दोस्त नहीं है। लेकिन आपने तो सारे मंत्री उतार दिए मैदान में। भारतीय जनता कुछ डर आखिरी के कुछ दिनों में कुछ ऐसा लगा क्या कि इस बार तो ताकत पूरी झोंकनी पड़ेगी? लोकसभा से भी बड़ी जंग बन रही है दिल्ली। देखिए, दिल्ली के अंदर विगत 3 साल में 2 चुनाव हुए। दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते। पहला चुनाव दिल्ली विधानसभा का हुआ 2013 में, वो भारतीय जनता पार्टी जीती। सबसे बड़ा दल हम बने, सबसे ज़्यादा वोट हम पाए। हमने अनैतिक समझौता करके सरकार नहीं बनाई, इसलिए केजरीवाल जी की सरकार बनी। उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, मगर उन्होंने बनाई, वो उनकी पसंद है। मगर हमने अनैतिक गठबंधन नहीं करना था, इसलिए सरकार हमारी नहीं बनी। दिल्ली की जनता का फैसला भारतीय जनता पार्टी के साथ था। उसके बाद में लोकसभा के चुनाव, जिसमें भी केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट किया था। देश भर में 425 से ज़्यादा करीब भारतीय जनता पार्टी जितनी ही सीटें लड़ाई थी, सब जगह पे जमानत जीतती हुई, ज़्यादातर 80% से ज़्यादा जगह वो खुद चुनाव हारे। और दिल्ली की जनता ने दिल्ली में ही आप पार्टी के 7 प्रत्याशियों को हराया। हम 7 सीटों जीते, इसलिए भय खौफ इसका सवाल ही नहीं है। ये चुनावी रणनीति है जिसको मीडिया मेहरबानी करके अन्यथा न ले। भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइज पार्टी है, हमारे संगठन की ताकत है। हम भला क्यों न ले जाए लोगों का संपर्क करने के लिए, कोई तो कारण होगा। अंजना कश्यप जी क्या कहेगी ऐसा सोचकर मैं मेरी संगठन की ताकत को रोड पर न उतारूं, वो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी परंपरागत तरीके से हर चुनाव में अपने संगठन के सभी लोगों को चुनावी मैदान में उतारती है। और हमारे मंत्री भी तो संगठन का हिस्सा है। ठीक है, आज उनको सरकार में जिम्मेदारी मिली है, मगर वो सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अपॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो राजनेता है, वो जरूर मैदान में आने चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी आए तब भी महाराष्ट्र में आया कि प्रधानमंत्री, अरे भाई देश में लंबे अरसे से कोई राजनीतिक प्रधानमंत्री ही नहीं था, सबको आदत चली गई थी। इंदिरा जी नहीं जाती थी क्या? चुनावी मैदान में जाती थी, जो लोकप्रिय होता है वही तो जाता है, वरना कौन आता है सुनने को? जाकर क्या करेगा? रोड पर खड़ा करेगा। तो ऐसी बातों से कोई भय या कोई खौफ के कारण सब आते हैं, ऐसा नहीं। इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। हमारा प्रयास है कि बहुत बड़ा मैंडेट हम दिल्ली की जनता से पाए और बहुमत से पूर्ण 2/3 बहुमत की तरफ की हमारा प्रयास है और प्रयास है। एक और आरोप ये कि मैनिफेस्टो क्यों नहीं जारी कर रहे? शर्मिंदा हो गए, पिछली बार इतना अच्छा दिन क्या नहीं हो पाया, ये आरोप है, क्या जवाब? देखिए, सबसे पहले मैं अच्छे दिन का महंगाई को हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है। मैं आपको निश्चित तौर से जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, किसी भी आय ग्रुप का परिवार होगा वो अपना बजट लास्ट ईयर के बजट के साथ मासिक बजट को कंपेयर कर ले, मासिक 1500 से 4500 रुपये की बचत आज हो रही है। एक बार देश की सीमाओं की सुरक्षा हमने ठीक ठाक करी है। सेना का हौसला बुलंद, सेना की आपूर्ति के लिए जो साजो सामान की आपूर्ति के लिए 10 साल तक का एक ब्लूप्रिंट बना है और 7 ही महीने में उसको समाप्त कर दिया गया है। रोजगार के लिए मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए, स्वच्छता और गंगा अभियान के द्वारा लोगों को विकास के काम में जोड़ने का एक नया सफल तरीका प्रधानमंत्री जी ने कह सकते हैं कि लोगों के सामने रखा है। उसका स्वागत भी हो रहा है। कई प्रकार के ऐसे काम हो रहे हैं जिसके विकास की गाड़ी जो पटरी पर से उतर गई थी वो आज पटरी पर चढ़ी है। आप समझकर चलिए कि एक ही तिमाही में 4.6% से 5.7% विकास दर को ले जाना कोई सरल बात नहीं है, मगर ये करने में हम सफल हुए हैं। और मेक इन इंडिया के द्वारा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आएगा। इसलिए जो अच्छे दिन के हमने वादे किए थे, इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि देश की जनता कोई छलावा महसूस करती होगी। जनता का भरोसा आज भी मोदी जी के नेतृत्व में अक्षुण्ण है, बढ़ा है और श्रद्धा बढ़ी है। एक हताशा का वातावरण था, एक निराशा का वातावरण था, वो दूर हो चुका है।
मैनिफेस्टो क्यों? मैनिफेस्टो की जगह हम विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। कल या परसों को मुझे मालूम है, कल दिल्ली पुलिस के हमारे पदाधिकारी ने इसको तय किया होगा। महाराष्ट्र में भी हमने विजन डॉक्यूमेंट। मैनिफेस्टो यानी एक तरह से कमिटमेंट, और विजन डॉक्यूमेंट ये है कि ये हमारी सोच है, दृष्टि है, हम कोशिश करेंगे। तो कमिटमेंट की कमी नहीं झलकेगी क्या इस बार? देखिए, वादा करना एक बात है और सरकार किस रास्ते पर चले वो रास्ता लोगों को दिखाना अलग बात है। हम मानते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो इस रास्ते पर जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5 हमारी प्रायोरिटी होगी और दिल्ली का डेवलपमेंट इस तरह से होगा। उसका टोटल ब्लूप्रिंट हम सरकार लोगों के सामने। हालांकि आपने इसका कई बार जवाब दिया है कि किरण बेदी और बाकी की दिल्ली के जो नेता हैं उनको समेट कर एक साथ आगे बढ़ना, लेकिन आज मंच पर सब दिखे, साथ दिखे। सवाल ये है कि किरण बेदी का आना मास्टर स्ट्रोक जिसको आप करार दे रहे थे, क्या कहीं पर उस पर भरोसा डगमगाया है? क्योंकि जिस तरह की ललक शायद आप चाह रहे थे कि लोगों में आए, किरण बेदी के नाम पर लहर आए, वो हो पाया? देखिए, ना हमने कोई मास्टर स्ट्रोक कहा है, ना हम ऐसा मानते हैं कि बेदी के आने से फायदा नहीं। उनके आने से निश्चित फायदा होगा। उनका एक साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड है, करप्शन और क्राइम के खिलाफ लड़ने की पूरा उनका इमेज बना हुआ है और एक ऑनेस्ट ऑफिसर की भी इमेज है। इसका फायदा निश्चित रूप से अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को होगा और चुनाव के बाद दिल्ली की जनता को। नरेंद्र मोदी 0 से 10 तक के स्केल में कहाँ पर दिखते हैं आपको भार संभालते हुए? अगर पलड़ा रखें तो कितना पलड़ा आप रखेंगे मोदी जी की तरफ और कितना बेदी जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति का नरेंद्र मोदी से लेकर बूथ के कार्यकर्ता सब इस चुनाव में लगे। सबका अपना अपना एक रोल होता है, सबका अपना एक हिस्सा होता है। भारतीय जनता पार्टी के काम को इस तरह से नंबर में तोड़ मरोड़ कर नहीं होता। नींद लेकिन इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा अमित शाह जी की किस राज्य ने हुई? सबसे ज्यादा चिंतित तो मैं महाराष्ट्र में वहाँ का रण आस्था। 7 अर्थ में महाराष्ट्र में हम सालों पुराना गठबंधन तोड़कर लड़ रहे हैं। नया प्रयोग था, काफ़ी जगह पे हमारा संगठन भी नहीं था, क्योंकि 20-20 साल से हम लगभग 65% सीटों पर असेंबली ही लड़ रहे थे और पहली बार लड़ रहे थे, तो वो चुनाव ज़्यादा कठिन था। वो सब 5 राज्यों में सबसे कठिन था। चूंकि अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है तो एक बार मैं आपसे चाहती हूँ कि क्योंकि लोकसभा के वक्त कांग्रेस ऐसे ही हाशिए पर थी, ये लगभग समझ में आ गया था कि जनता कम से कम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को पूरी तरह से नकार रही है, लेकिन उस लोकसभा में अरविंद केजरीवाल को भी नकार दिया। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में सबसे बड़ी शक्ति उनकी और सबसे बड़ी कमजोरी अमित शाह जी क्या नाम है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की शक्तियाँ कमजोरी नापना बेटा काम मुझे इतना मालूम है। आप पार्टी पूर्णतः एक्सपोज हो चुकी है, दिल्ली की जनता उनको पहचान रही है। आज भी मंच पर जब बैठे थे और बहुत सारी बातें मैं आप दोनों की केमिस्ट्री देख रही थी, बहुत दिलचस्प है। चलिए, अच्छा भाई, आपको दिलचस्प लगती है तो मुझे कोई गुजरात से यहाँ तक के सफर में ये पूरा सफर कैसा रहा है उनके साथ? देखिए, गुजरात से यहाँ तक का सफर कोई सोच समझ कर ना नरेंद्र भाई का हुआ है ना मेरा हुआ है। पानी के बहाव में एक लकड़ी तैरती है, मान लीजिए पार्टी पानी का बहाव, इसमें एक लकड़ी तैरती है, तैरते तैरते कहीं पर भी रुक जाती है। इस तरह से हमारा करियर बना है। कोई प्लान डिजाइन तरीके से ना मोदी जी का करियर बना है ना मेरा। हमने हमेशा पार्टी के लिए काम करना चाहा, पार्टी के लिए काम करा, करते करते जहाँ तक पहुँच। आपस में क्या बात होती है अब जब मिलते हैं और इस मकाम पे दोनों पहुँच गए हैं तो? क्योंकि हर बार वो रामलीला में भी यही था, सफलतम अध्यक्ष उन्होंने कहा और आज भी कहा सर्वाधिक सफल अध्यक्ष। देखिए, बातें क्या होती है इसका दिल्ली की जनता से कोई लेन देन नहीं है और ये इंटरव्यू जो भी आप कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव के लिए कर रहे हैं, तो हमारी जो बातें होती हैं हमारे बीच में छोड़ दीजिए। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता आप पार्टी को पहचान रही है। आप पार्टी ने जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा परिपूर्ण नहीं किया है, ना इसके लिए प्रयास किया है, इसलिए वो पूर्णतः एक्सपोज हो चुके हैं। कांग्रेस काफ़ी खराब स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बड़े क्लियर कट मेजोरिटी से
जीत रही है और 2/3 बहुमत की गति पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित शाह जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी, जिनका ये मानना है कि 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी से पर्दा हट गया है, जनता उनका सच जान गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ से भी अब एक लंबी जंग है, क्योंकि अब जो सप्ताह बचा है लगभग वो सप्ताह होगा जब दिल्ली की जनता अपने अंतिम फैसले की तरफ बढ़ेगी और नाखून पर लगी उसकी स्याही दिल्ली की किस्मत को तय करेगी।